नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरकले। 25 मई 2013 को हुई झीरम कांड पर अब तक सियासत जारी है। पीड़ितों को अब तक न्याय नहीं मिल पाया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनी रिपोर्ट को सार्वजनिक किए बिना भूपेश सरकार ने दूसरे आयोग का गठन कर दिया, तो नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक नए आयोग के गठन को हाईकोर्ट में चुनौती दे गए। अब हाईकोर्ट ने इस मामले पर सरकार से जवाब तलब कर लिया और अब मामले में अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी। मामले में सियासत लगातार जारी है। ऐसे में कुछ सवाल खड़े होते हैं। झीरम कांड का सच आखिर कब सामने आएगा? जांच आयोग की रिपोर्ट पर आखिर क्यों सवाल खड़े हो रखे हैं? आयोग की निष्ठा पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। झीरम के गुनहगारों को क्या सजा मिल पाएगी? ऐसे ही कई सवाल हैं जिनके जवाब तलाशेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। जांच में उलझता जा रहा है सच। आखिर कब सामने आएगा झीरम का सच? ऐसे कैसे मिलेगा झीरम के शहीदों को न्याय? जी हां, अब 1 दशक होने को है, लेकिन झीरम का सच अब तक सामने नहीं आया है और मौजूदा स्थिति को देखकर ऐसा लग रहा है कि झीरम के सच के लिए अभी इंतजार और लंबा खिंचेगा। बहरहाल, आगे बढ़ने से पहले झीरम को लेकर ताजा अपडेट क्या है, ये जानते हैं। दरअसल झीरम जांच की रिपोर्ट नवंबर 2021 में जस्टिस प्रशांत मिश्रा ने सरकार को सौंप दी थी। नियम के मुताबिक इस रिपोर्ट को 6 महीने के अंदर विधानसभा में रखना था, लेकिन जस्टिस प्रशांत मिश्रा की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। इसकी जगह सरकार ने जांच आयोग का पुनर्गठन कर दिया। इसके विरोध में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने याचिका दायर कर दी। याचिका में पुरानी यानी जस्टिस प्रशांत मिश्रा की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की गई और नए आयोग को भंग करने की मांग रखी गई। हाईकोर्ट ने अब राज्य शासन और जांच आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही नए आयोग की सुनवाई और कार्यवाही पर हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। जस्टिस मिश्रा जी के द्वारा पूरे प्रकरण की जांच की गई। जांच करने के बाद में उनका प्रतिवेदन आ गया है। प्रतिवेदन आने के बाद में छत्तीसगढ़ की सरकार की जवाबदारी है कि उस प्रतिवेदन को विधानसभा में प्रस्तुत करें और विधानसभा में प्रस्तुत करने के बाद में उसकी जो परीक्षण हो उसको ओपन करें। आखिर इतना प्रयास हुआ, इतनी जांच हुई, इतना समय लगा, उसमें आखिर है क्या, ये छत्तीसगढ़ की जनता भी जानना चाहती है। उधर कांग्रेस ने इस मसले पर बीजेपी को घेरते हुए कहा है कि बीजेपी नहीं चाहती कि झीरम का सच सामने आए। देखिए, न्यायालय तो कोई भी जा सकता है, लेकिन धर्मलाल कौशिक हर बार, ये 2 बार हो गए उनको कोर्ट जाते हैं। एक, नान घोटाले की जांच नहीं होनी चाहिए, इसके लिए वो गए। झीरम घाटी में जब आयोग की रिपोर्ट पूरा नहीं आया था तो फिर से उसको आगे बढ़ाए हैं, 2 सदस्य बनाए हैं, तो उसमें तकलीफ हो रही है। क्या बात है जिसको छुपाना चाहते हैं? सवाल तो इस बात का है। बहरहाल, सियासी आरोप प्रत्यारोप से इतर झीरम की जांच को लेकर अब तक क्या कुछ हुआ बताएंगे। उससे पहले झीरम की घटना क्या है ये आपको बताते हैं। 25 मई 2013 को बस्तर में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा निकली थी। यात्रा के दौरान झीरम घाटी में नक्सलियों ने नेताओं के काफिले पर हमला बोल दिया। इस हमले में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं की मौत हो गई। इसमें नंद कुमार पटेल, विद्याचरण शुक्ल, महेंद्र कर्मा और उदय मुदलियार का नाम शामिल है। अब आपको बताते हैं कि झीरम कांड की जांच पर अब तक क्या कुछ हुआ है। तो जानकारी के मुताबिक झीरम कांड पर सबसे पहले बस्तर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की थी। 27 मई 2013 को तत्कालीन केंद्र की यूपीए सरकार ने एनआईए को जांच का जिम्मा सौंपा था। राज्य स्तर पर रमन सरकार ने जस्टिस प्रशांत मिश्रा की अगुवाई में जांच आयोग का गठन किया था। तत्कालीन रमन सरकार ने 28 मई 2013 को जांच आयोग का गठन किया था। जस्टिस प्रशांत मिश्रा आयोग का कार्यकाल 30 सितंबर 2021 को समाप्त हो गया। जस्टिस प्रशांत मिश्रा आयोग का कार्यकाल 8 साल में 9 से ज्यादा बार बढ़ाया गया। 2 जनवरी 2019 को भूपेश सरकार ने झीरम जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। 11 नवंबर 2021 को झीरम घाटी जांच आयोग का पुनर्गठन किया गया। इसमें जस्टिस सतीश अग्निहोत्री झीरम घाटी न्यायिक जांच आयोग के अध्यक्ष बने। पूर्व जस्टिस जी मिन्हाजुद्दीन को जांच आयोग का सदस्य बनाया गया। अब नए आयोग की सुनवाई और कार्यवाही पर फिलहाल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। दरअसल झीरम की जांच शुरू से ही एजेंसियों के बीच झूलती रही, क्योंकि झीरम की जांच को लेकर 5 अलग अलग एजेंसियां सामने आ चुकी हैं।
इनमें से अब तक 3 एजेंसियों की जांच हो भी चुकी है। पहली जांच बस्तर पुलिस की, दूसरी एनआईए की और तीसरी जस्टिस मिश्रा आयोग। इनके अलावा सीबीआई और राज्य सरकार की ओर से भी एसआईटी का गठन किया गया था, लेकिन एनआईए से केस डायरी नहीं मिलने के कारण राज्य सरकार की एसआईटी जांच नहीं कर सकी थी। फिलहाल इस पूरे मामले में हाईकोर्ट 4 जुलाई को अगली सुनवाई करेगी, लेकिन झीरम को लेकर सवाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों से है। झीरम कांड के बाद 5 साल बीजेपी की सरकार रही और अब 3 साल से कांग्रेस की सरकार है, लेकिन झीरम का सच अब भी पर्दे के पीछे क्यों है? टीम न्यूज़ स्टेट। तो ऐसे बहुतेरे सवाल हैं कि आखिर कौन अड़ंगा अड़ाना चाह रहा है, कौन ऐसा है जो सच सामने नहीं आने देना चाह रहा है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि राजनीतिक मसलों में उलझकर ये जांच पूरी तरह से रह गई है। और यही वजह है कि जो झीरम कांड के पीड़ित हैं वो अब भी परेशान हैं, उन्हें अब भी सच से कोसों दूर रहकर सामना करना पड़ रहा है, और कब यह सच सामने आएगा भी इसका इंतजार भी उन्हें करना पड़ रहा है। आज इसी मसले पर चर्चा करेंगे, जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। अभय नारायण राय जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अभय जी आपका स्वागत है। उमेश घोरमोड़े जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के नेता हैं। उमेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और के शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अभय जी शुरुआत आज आप ही से कर लेते हैं। अगर इस पूरे मसले को लेकर जो जांच कंप्लीट हुई, 8 साल के लगभग का वक्त लग गया, एक आयोग जो बना हुआ था उसने जांच कंप्लीट की, वो जांच सौंपी गई, प्रतिवेदन दिया गया, उसे विधानसभा में रखने के बजाय नया आयोग बना दिया जो कोर्ट में उलझ कर रह गया है। दीपेश जी, 25 मई 2013 कांग्रेस के लिए बहुत दुखद क्षण है, दुखद घटना है, दुखद वर्ष है। जब परिवर्तन यात्रा को लेकर पूरे प्रदेश में हमारे प्रदेश कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, नेता प्रतिपक्ष हमारे आदरणीय विद्याचरण शुक्ल जी, सारे बड़े नेता, सारे कांग्रेस के नेता बस्तर गए हुए थे और बस्तर से लौट रहे थे, तो झीरम में ये भीषण नरसंहार हुआ, हत्याओं का दौर, और हम लोग उस दिन को, उस घटना को कभी भूल नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, और हमने उस समय भी आरोप लगाया था कि रमन सिंह सरकार ने विपक्षी पार्टी होने के नाते हमारी परिवर्तन यात्रा को सुरक्षा देने का काम करना था। कोई भी धरना प्रदर्शन आज हो या उस दिन हो, छत्तीसगढ़ सरकार का, राज्य सरकार का दायित्व है कि वो धरना प्रदर्शन को और यहाँ के नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करे। फिर ये तो विपक्ष की यात्रा थी, हमने सुरक्षा मांगी थी, अपनी जानकारी दी थी, सारा रूट चार्ट तैयार करके दिया था, उसके बाद हमको सुरक्षा प्रदान नहीं की गई। तो हम तो पहले दिन से, कांग्रेस पहले दिन से आरोप लगा रही है कि ये नरसंहार है और ये रमन सिंह सरकार का फेलुअर है। रमन सिंह सरकार हमको सुरक्षा देने में असफल रही, और कहीं न कहीं हत्याओं के कारण हम रमन सिंह सरकार को मानते हैं। अब रमन सिंह सरकार ने 13 से लेकर 18 तक, जब तक उनकी सरकार रही, कभी सच सामने आने लाने का प्रयास नहीं किया। बस्तर पुलिस की कार्रवाई चल रही थी, फिर एनआईए को कार्रवाई चली गई, जस्टिस मिश्रा के नेतृत्व में, प्रशांत मिश्रा जी के नेतृत्व में न्यायिक आयोग का गठन हुआ। वो न्यायिक आयोग भी धीरे धीरे डेट बढ़ाते हुए, समय बढ़ाते हुए, कभी बस्तर कभी बिलासपुर में उसकी सुनवाई होती रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली गई तो भी सुनवाई पूरी नहीं हुई थी। कांग्रेस की सरकार बनी और सरकार बनने के बाद भी न्यायिक मिश्रा जांच आयोग का काम चलता रहा। अचानक 2021 में नवंबर महीने में, जबकि उससे 3 महीना पहले जस्टिस मिश्रा ने समय बढ़ाने की मांग की थी और कहा था कि अभी जांच पूरी नहीं हुई, हमको समय बढ़ाया जाए। इससे पहले कि सरकार समय बढ़ाती और उनको देती, उन्होंने राज्यपाल को अपना रिपोर्ट सौंप दिया। ये रिपोर्ट राज्य शासन को जाना था, मुख्य सचिव को जाना था। ठीक है, उस पर हमने बहुत लंबी बहस की अभय जी, संक्षेप में, चूंकि नहीं, हमने उस पर लंबी बहस पहले भी की। अभय जी संक्षेप में मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अगर हम कट टू कट चर्चा करेंगे तो शायद निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। नहीं, सुन तो लीजिए सर। सवाल ये कि प्रशांत मिश्रा जी ने जो रिपोर्ट सौंपी उसमें कहीं इस बात का जिक्र है कि ये रिपोर्ट अधूरी है, एक। दूसरा ये, अगर आपके शासनकाल में भी जांच चल रही थी, रिपोर्ट तैयार हुई, तो उस पर क्यों नहीं उसे सार्वजनिक करना चाहिए, क्यों उसे विधानसभा में नहीं रखना चाहिए? इस पर भी संक्षेप में जवाब दीजिए, फिर मैं आगे भी अतिथियों से चर्चा करूं।
दीपेश जी, मैं वहीं आ रहा था कि आखिर जस्टिस मिश्रा साहब को इतनी जल्दी क्या थी कि वो मुख्य सचिव के बजाय राज्यपाल को सौंपे। पहला सवाल हमारा ये था कि न्यायिक आयोग को ऐसी क्या जल्दीबाजी पड़ी थी कि राज्यपाल को सौंपा गया। अरे सर, और इससे पहले कौन से आयोग की तो आ गई ना रिपोर्ट, राज्यपाल महोदया को सौंपा गया है। अरे ठीक है सर, हमने उस पर चर्चा करी थी जब सौंपी थी। अब तो सामान्य प्रशासन विभाग के पास आ गई ना रिपोर्ट। प्रशांत मिश्रा जी ने ये भी कहा था कि अधूरा है, तो उस अधूरे रिपोर्ट को देखते हुए उसमें कहा लिखा है सर, और समय बढ़ाते उससे पहले उन्होंने रिपोर्ट सौंप दी। मुझे जानकारी नहीं, के शर्मा सर से भी मैं इस पर टिप्पणी लूंगा। प्रशांत मिश्रा जी ने जो प्रतिवेदन सौंपा, जो रिपोर्ट सौंपी, उसमें कहीं इस पॉइंट का जिक्र है कि अधूरी है? मैं अपनी बात पूरी कर लूं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं दीपेश जी। जी बोलिए ना सर। दीपेश जी मैं अपनी बात पूरी कर लूं। उसके बाद सरकार ने जांच का आयोग को आगे बढ़ाते हुए एक नया आयोग गठित कर दिया ताकि वो जो अधूरी जांच है वो पूरी हो जाए। लेकिन वो जांच चालू हो उससे पहले हमने एसआईटी का गठन किया। एसआईटी को भी एनआईए आज तक हमारी रिपोर्ट सौंप नहीं रही है, उसके लिए भी हाई कोर्ट जाना पड़ा। और आज जब हम जांच चालू करते, जांच चालू होती, उससे पहले मैं लौट रहा हूं उमेश घोरमोड़ी जी से मैं जवाब लूंगा। उससे पहले के शर्मा सर से एक कमेंट ले लेता हूं। के शर्मा जी, सवाल ये कि क्या जांच रिपोर्ट अगर सौंपी गई, प्रतिवेदन सौंपा गया, उसमें अगर प्रशांत मिश्रा ये लिख रहे हैं, मुझे नहीं पता, अगर अभय जी कह रहे हैं लिखा हुआ है तो शायद हो सकता है, बाकी मुझे जानकारी नहीं, आप करेक्ट करेंगे। क्योंकि रिपोर्ट सौंपी गई है, रिपोर्ट तभी सौंपी जाती है जब कंप्लीट हो जाती है जांच, और अगर जांच कंप्लीट हो गई तो ना तो उसे किसी ने पढ़ा, ना उसे किसी ने देखा, ना वो विधानसभा के पटल पर आई, फिर कौन तय कर रहा है कि ये कंप्लीट हुई है या अधूरी है? और अगर ये तय पहले से हो गया अधूरी है तो फिर सवाल उस पर भी खड़ा होता है। दीपेश जी, इसमें अधूरी वाली बात तो नहीं है कहीं भी, अभी तक के जो प्रेस तक जो जानकारी आई है। बात उसमें सिर्फ ये हुई थी कि 30 सितंबर को उनका कार्यकाल समाप्त हो गया, ये बात आई थी। उस समय बात आई थी कि अधूरा डेट बढ़ाया जाए। डेट बढ़ाने के बाद डेट तो नहीं बढ़ी, लेकिन उनके रिपोर्ट जब आई तो रिपोर्ट राज्यपाल को दिया गया। उस समय भी ये बात आई कि क्यों दिया गया, उस समय भी हम लोग डिबेट किए थे, आपके चैनल में भी डिबेट किए थे। तो बात यह पे आ रही है कि क्या प्रोटोकॉल था? राज्यपाल और आंध्र प्रदेश के चीफ जस्टिस बन गए थे प्रशांत मिश्रा जी, उस समय तिवारी जी को उन्होंने वहां पे भेज करके रिपोर्ट को भेजा राज्यपाल के पास। उसके बाद ये बात आई कि सरकार को क्यों नहीं दिया गया उस समय, फिर राज्यपाल नहीं थी कि 2-3 दिन उसमें लेट हुआ। और उस बीच में 11 तारीख को ये समिति नया जो आयोग 2 सदस्यों को बढ़ा दिया गया, जिसमें स्वास्थ्य सुविधा मिली कि नहीं, और जो लोग जिनके सुरक्षा को लेकर के क्या उसमें सुधार हो सकता था, क्या पूरी सुरक्षा दी गई थी, इस विषयों पर जांच करें, अन्य विषय ऐसे करके 3 पॉइंट उसमें जोड़ा गया था। इतनी सी बात हुई थी। उसके बाद से आयोग ने जो नया आयोग बना, उसमें इसलिए जोड़ रहा हूं कि चर्चा में आ जाएगा कि बिलासपुर में एक सुनवाई हुई है जिसमें 2 लोग गए, जितेंद्र मुदलियार और एक अन्य द्विवेदी जी, जाके वहां पे वकीलों के माध्यम से अपनी बात रखे। उसके बाद 7 मई को अभी सुनवाई रायपुर में होनी थी, लेकिन मेरी जानकारी में है कि मजिस्ट्रेट यहाँ पे आए थे, एकमात्र मजिस्ट्रेट जस्टिस अग्निहोत्री आए थे, और उनके सामने फिर कोई अन्य गवाह नहीं आया। अभी 7 मई की बात है। उसके बाद अभी जो आए हैं धर्मलाल कौशिक के बाद, वो 4 जुलाई को होगा, और उसमें तय होगा कि सरकार को जवाब देना है। अभी पूरी तरह खारिज वाली बात नहीं, सरकार से जवाब मांगा गया, आयोग की ओर से जवाब मांगा गया, ताकि इसमें आगे के डिसीजन लिया जा सके। प्रारंभिक तौर पर तो कहीं कोई गलती कोर्ट को भी नजर आ रही होगी, यही वजह है कि रोक लगाई गई, यही वजह है याचिका को स्वीकार भी किया गया, उस पर चर्चा भी हुई। मैं लौटूंगा, आपसे जवाब लूंगा। उमेश घोरमोड़ी जी से टिप्पणी ले लेते हैं। उमेश जी, क्यों अड़ंगा अड़ा रहे हैं आप लोग? लगातार कांग्रेस तो आप पर आरोप लगा रही है कि आप लोग सच सामने आने नहीं देना चाहते। देखिए दीपेश जी, यह बड़ा संवेदनशील विषय है, और मई 2013 यह दुखद, निश्चित तौर पे जिस प्रकार से वह नरसंहार, वह पूरे छत्तीसगढ़ के लिए अपूरणीय क्षति थी, और मैं समझता हूं कि उस क्षति की पूर्ति कभी भी नहीं हो सकती। लेकिन इस संवेदनशील विषय पर जिस प्रकार से लगातार राजनीति हो रही है, और तमाम राजनीतिक घटनाक्रम के बीच में जिस प्रकार से आज माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय आया है, वो एक प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार को आईना दिखाने वाला है, और इस बात को प्रमाणित करता है कि छत्तीसगढ़ की सरकार सही दिशा में कार्य नहीं कर रही है। और जिस प्रकार से लगातार अभय नारायण जी कह रहे थे, और छत्तीसगढ़ की सरकार का यहाँ पर रवैया रहा है, प्रथम दृष्टया पहले चरण में ही यदि कोई आयोग की रिपोर्ट अगर
प्रथम दृष्टया अगर कोई आयोग की रिपोर्ट जिसको सदन के पटल पर प्रस्तुत नहीं किया गया है, उसकी आड़ में एक नया आयोग का गठन कर देना कहां तक जायज है, कहां तक संविधान के दायरे में आता है। दूसरी बात, जिस प्रकार से अभी अभय नारायण जी कह रहे थे कि वह रिपोर्ट अधूरी है, तो इस बात की जानकारी अभय नारायण जी को या सरकार को किसने दे दी कि जो रिपोर्ट को अधूरा बता करके उसका अधूरा होने का हवाला देकर के एक नए जांच आयोग की बात ये कर रहे हैं। और अभी अपने ही वक्तव्य में अभय नारायण जी ने कहा कि भैया उसकी रिपोर्ट आने से पहले ही हमने आयोग का गठन कर दिया, तो अपने आप में यहाँ पर विरोधाभास है। और जांच आयोग अधिनियम 1952 क्या कहता है कि भैया कोई भी आयोग की रिपोर्ट यदि आती है तो 6 महीने के अंदर उसको सदन के पटल पर रखना होता है। एक दूसरा, वही जांच आयोग अधिनियम कहता है कि यदि कोई जांच पहले से चल रही है तो जब तक वह जांच पूरी ना हो जाए तब तक आप कोई नया आयोग गठित नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अपने ही बातों में यहाँ बैठी हुई कांग्रेस की सरकार यहाँ पर फंसती हुई नजर आ रही है। और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी बात, इस सरकार को किस बात का भय सता रहा है, किस बात का डर सता रहा है। आज छत्तीसगढ़ की जनता उस झीरम के सच को जानना चाहती है कि आखिर उस दिन वो घटना घटी तो कैसे घटी, उसके पीछे दोषी लोग कौन है। उन पीड़ित परिवार के लोग जिन्होंने अपने घर के चिराग को खोया है, जिन्होंने अपने घर के एक होनहार नेता जो छत्तीसगढ़ का भविष्य हो सकते थे उनको खोया है, वो लोग भी आज उस झीरम के सच को जानना चाहते हैं। और इन तमाम घटनाक्रम के बीच में यही कांग्रेस पार्टी और यही कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार कहते रहे हैं चुनाव से पूर्व 18 से पूर्व। तो कांग्रेस तो कह रही है कि सच जानना चाहते हैं, लेकिन आप लोग ये सच सामने आने नहीं देना चाह रहे हैं। देखिए, झीरम के विषय में मुझको लगता है कि हमसे बेहतर कांग्रेस के तमाम नेता जानते हैं, इसलिए कांग्रेस के नेता चुनाव से पूर्व पूरे प्रदेश में घूम कर कहते हुए दिखते थे कि भैया झीरम के सबूत हमारे जेब में हैं और हम उसको सामने रख देंगे। तो आज 3.5 वर्ष बीत चुके इनकी सरकार को, इन्होंने क्यों जस्टिस मिश्रा आयोग के सामने उस सबूत को पेश नहीं किया, इन्होंने क्यों एनआईए के सामने उस सबूत को पेश नहीं किया, इन्होंने क्यों न्यायालय के सामने उस सबूत को पेश नहीं किया। और आज ये नए आयोग गठन की बात कर रहे हैं। अरे भैया, जनता चाहती कि जो रिपोर्ट आ गई है 4184 पन्ने की जो रिपोर्ट पेश हो गई है उसको आप जनता के सामने करें, सदन के पटल पर रखें। सदन पर उस पर चर्चा तक नहीं हुई है, आप किस बात से भाग रहे हैं। और जिस प्रकार से बयान आ रहा है कि एक कमेंट ले लेते हैं अभय जी से, एक कमेंट ले लेते हैं अभय जी से, फिर रामनिवास यादव सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं लौटता हूं यादव सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कमेंट ले लेते हैं अभय जी। सवाल फिर वही घूम कर वहीं आ जाता है कि कहां समस्या है, क्यों उस रिपोर्ट को सदन में नहीं रखा जा रहा है, किस बात का डर कांग्रेस को सता रहा है। देखिए, कांग्रेस के लोगों की तो हत्या हुई है, कांग्रेस के लोग शहीद हुए हैं। कांग्रेस को किस बात का डर है? डर भारतीय जनता पार्टी को पोल खुलने की है। भारतीय जनता पार्टी कोर्ट जा रही है, धर्मलाल कौशिक कोर्ट गए हैं। अगर आपने एक आयोग बनाया, वो आयोग के जस्टिस प्रशांत मिश्रा जी का स्थानांतरण हो गया, स्थानांतरण के कारण वो अधूरी रिपोर्ट राज्यपाल के पास जमा करके मैं यही तो कह रहा हूं ना, मेरा सवाल है मेरा सवाल है अभय जी, और सवाल ये है अभय जी कि ये कौन डिसाइड कर रहा है कि ये रिपोर्ट अधूरी है? क्या प्रशांत मिश्रा जी ने उस प्रतिवेदन में इस बात का कहीं जिक्र किया है कि ये रिपोर्ट अधूरी है? और अगर है तो फिर दिखा दीजिए सर, अधूरी है ये कौन बता रहा है? वो तो रिपोर्ट अभी सामने ना तो किसी ने पढ़ी है, वो रिपोर्ट ना किसी के पास है। और अगर अधूरी भी है तो पहले चर्चा तो हो, और अधूरी है तो उसमें और बिंदुओं को ऐड कर जांच आगे बढ़ जाए। देखिए, जिस दावे के साथ उस रिपोर्ट को उमेश नारायण जी ने उस रिपोर्ट को देख लिया है क्या, और उसके गुण दोष के आधार पर ये निर्णय कर रहे हैं कि वो रिपोर्ट अधूरी है। और यदि आपने देख लिया है तो किसी बात का भय तो सता रहा है, किसी को आप बचाने का प्रयास कर रहे हैं, स्वयं कह रहे हैं भैया वो अधूरी है। क्यों गए? भारतीय जनता पार्टी बार बार नान घोटाले को रोकने के लिए, झीरम की जांच रोकने के लिए हाई कोर्ट का सहारा क्यों ले रही है? उमेश आप दोनों राजनीति करते रहिए। मैं रामनिवास यादव जी से कमेंट ले लेता हूं। रामनिवास यादव सर, एक महत्वपूर्ण सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि आखिर अब क्या कोई विकल्प बचता है? अगर संवैधानिक दायरों में ये स्पष्ट है
कि एक आयोग अगर अपनी जांच कंप्लीट करके रिपोर्ट सौंप रहा है, प्रतिवेदन अगर प्रस्तुत कर रहा है, तो विधानसभा में उस पर चर्चा को अगर वो अधूरी है तब फिर उसमें बिंदुओं को ऐड ऑन करके आगे जांच बढ़ाई जा सकती है। बिना उसके अगर कोई नया आयोग जांच के लिए तैयार किया गया तो वो अब कोर्ट में पचड़े में फंस गया है। इस पर एक कमेंट, क्या अब कोई विकल्प बचता है? ये दीपेश जी, सबसे पहले तो ये बड़ी दुखद घटना रही। बहुत वरिष्ठ नेताओं को और बहुत लोगों को नक्सलों में इस हमले में हम लोगों ने खोया। छत्तीसगढ़ की बहुत बड़ी और देश की बहुत बड़ी ये क्षति थी। और जहाँ तक जांच का सवाल है, जस्टिस मिश्रा साहब ने, ऑनरेबल जस्टिस मिश्रा जी ने जो जांच की, उसमें भी काफ़ी उन्होंने चीज़ें निकाली होंगी, क्योंकि वो रिपोर्ट अभी हम लोगों ने भी पढ़ी नहीं है, तो उस पर एक तरीके से भी कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन जो दूसरा है कि अभी सरकार ने कोई दूसरा जांच आयोग बिठाया है, तो उसमें उन्होंने जो जांच के बिंदु हैं वो अलग हैं। तो उसमें कोई ऐसी वो नहीं है, यदि पहले जांच आयोग का जो था उसमें जांच के बिंदु अलग थे, अब इसमें यह है कि और किस प्रकार से अधिक सुरक्षा दी जा सकती थी या आगे किस प्रकार से हो सकता है, तो उस जांच आयोग अधिनियम के अंतर्गत वो दोबारा से जांच बिठा सकते हैं। तो उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। दोबारा से जांच बैठा सकते हैं ना, जब पहली जांच कंप्लीट होगी तब तो दोबारा जांच होगी। अगर पहली ही जांच चल रही है, उसके प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के बाद उस पर चर्चा ही नहीं हुई, तब फिर दोबारा जांच बैठाने का सवाल ही कैसे खड़ा होता है? उसमें क्योंकि जांच के जो बिंदु थे, पहली जांच आयोग में जो बिंदु सरकार ने जब तय किए थे, उसके अलावा यदि कोई अतिरिक्त बिंदु है तो उस बिंदु पे वो जांच आयोग अपना कोई सरकार निर्णय ले सकती है। लेकिन जैसे कि मैं बता रहा था कि हमारे जो देश के बहुत बड़े नेता सुभाष चंद्र बोस जी, उनके संदर्भ में भी कि उनका जो दुर्घटना जापान में हुई, तो उसमें कई जांच कमीशन बैठे, कई जांच आयोग बैठे और अलग अलग बिंदुओं पे उन्होंने अलग अलग जांच की। तो इस प्रकार से जांच आयोग बिठाने में कोई दिक्कत नहीं है। रही बात इसकी कि माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ ने जो अभी माननीय कौशिक जी ने जो अपना उस पर वो लगाया है, एक आवेदन लगाया और उस पर निर्णय हुआ है, तो वो कोई अभी अंतिम निर्णय नहीं है। वो दोनों पक्षों की बात सुनेंगे, उसके बाद वो निर्णय देंगे और उसके बाद जो माननीय उच्च न्यायालय निर्णय देगा उसके अनुसार उस जांच आयोग में आगे कार्रवाई होगी। चलिए, अब वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि वक्त इससे ज्यादा इजाजत दे नहीं रहा है और मैं चाहता कि शर्मा सर से कमेंट लूं, लेकिन वक्त बचा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि आखिर कौन है जो इस षड्यंत्र को सामने नहीं आने देना चाह रहा है? कौन है जो झीरम कांड के सच को छुपाने का प्रयास कर रहा है? और यही वजह है कि लगातार अगर 8 वर्ष बीतने के बाद भी ये खुलासा नहीं हो पा रहा है, तो फिर ये सवाल अभी भी जायज है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या खुलासा होता है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।